नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के इस दूसरे भाग में दर्शन की भूमिका और उसके स्वरूप तथा शैली पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन यह बताया जा चुका है कि एक गंभीर, सघन और जटिल विषय है और यह विषय गंभीर छात्र छात्राओं के लिए है और ऐसे लेखकों के लिए है जो शास्त्र लिखना चाहते हैं, विशेषकर जो वैज्ञानिक शास्त्र लिखना चाहते हैं, जो यथार्थ शास्त्र लिखना चाहते हैं, जो तथ्यपरक शास्त्र लिखना चाहते हैं, जो वस्तुनिष्ठ शास्त्र लिखना चाहते हैं, उनके लिए और इसलिए भी कि वह शास्त्र जो है अपने सही अर्थों में, अपने सही मायनों में शास्त्र हो और शास्त्र की दृष्टि से वह पुस्तक जो है उनके द्वारा लिखी गई वह मुकम्मल हो, वह पूरी हो, वह अधूरी नहीं हो, उसमें किसी प्रकार की कटु आलोचना की कोई आशंका नहीं हो, कोई शुबहा नहीं हो। दर्शन क्या करता है? दर्शन की भूमिका क्या है? दर्शन जैसा कि बताया दृष्टि देता है। दर्शन दृष्टिकोण देता है। दर्शन विचार करने की शक्ति देता है। दर्शन विचार करने का सामर्थ्य देता है। दर्शन विचारधारा देता है और यह विचारधारा ऐसी होती है कि हम इसका उपयुक्त प्रयोग कर सकें, इसका उपयुक्त उपयोग कर सकें। यह है दर्शन के ही द्वारा हम रस्सी को रस्सी समझते हैं और सांप को सांप समझते हैं। दर्शन के ज्ञान के अभाव में हम रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझ बैठते हैं। आपने यह सुना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास पत्नी के पास भादों की अंधेरी रात में चल पड़े थे अपनी ससुराल। मुर्दा को नाव समझकर नदी पार कर गए थे और फिर ससुराल का दरवाज़ा बंद था तो सांप को रस्सी समझ करके और खिड़की के द्वारा कमरे के अंदर उतर गए थे। इस कहानी में सत्यता का अंश शून्य है, किंतु यह कहानी दर्शन से संबंधित है कि व्यक्ति जब ठीक से अवलोकन नहीं करता है,
निरीक्षण नहीं करता है तब उससे ऐसी भूलें हो जाया करती हैं। दर्शन क्या करता है? दर्शन हमें जो दृष्टि देता है उससे हम सामान्य व्यापक यथार्थ का बोध कर पाते, सामान्य व्यापक यथार्थ को समझ पाते और तथ्य को समझ पाते। तथ्य को अंग्रेजी में फैक्ट भी कहते हैं और तथ्य के लिए दूसरा शब्द जो है वह वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। यह ध्यान में रखना है। दर्शन द्वारा दी गई दृष्टि से हम सामान्य व्यापक यथार्थ को उसके वास्तविक रूप में समझ पाते हैं, तथ्य को उसके वास्तविक रूप में समझ पाते हैं। दर्शन हमें ऐसी दृष्टि देता है, हमारे सामने ऐसा दृष्टिकोण उपस्थित करता है और इसी दर्शन के माध्यम से इस विषय में जो हिंदी शब्द है, साहित्य शब्द है, इतिहास शब्द बताया, यह दर्शन टॉर्च है, यह दर्शन प्रकाश पुंज है और इस प्रकाश पुंज के द्वारा हम इतिहास को भली भांति समझ पाते हैं कि यह इतिहास है या नहीं है, या इतिहास है तो किस रूप में है और इसे किस रूप में होना चाहिए और इस रूप में होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। इतिहास में हम किन किन घटनाओं को सम्मिलित कर सकते हैं और उन घटनाओं की मात्रा क्या हो सकती है और उसकी व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो इतिहास को दर्शन के ही माध्यम से समझा जा सकता है। इतिहास के पहले जो शब्द है वह साहित्य है। साहित्य की सीमा को भी, साहित्य के स्वरूप को समझना आवश्यक है और साहित्य की सीमा को समझना आवश्यक, यह भी समझना आवश्यक है और यह दर्शन हमें समझने की दृष्टि प्रदान करता है कि साहित्य से विकास का मार्ग, किसी विशेष साहित्य से विकास का मार्ग जो है किस प्रकार प्रशस्त हुआ है अथवा नहीं हुआ है। और फिर यह हिंदी का भी ज्ञान कराता है। हिंदी को हम उसके स्वरूप में समझ पाते हैं, उसकी सीमा में समझ पाते हैं। ध्यान में यह रखना है कि हिंदी का जो रूप है वह भिन्न भिन्न रहा है, भिन्न भिन्न समय में हिंदी का रूप भिन्न भिन्न रहा है और हिंदी अभी भी भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त हो रही है। तो दर्शन की ये सभी भूमिकाएं हैं। दर्शन से हम तथ्य को समझ पाते हैं, फैक्ट को समझ पाते हैं और इसके लिए जो शब्द दूसरा बताया मैंने, वस्तु, ऑब्जेक्ट, इसको समझ पाते हैं। और यह तथ्य जो है दो प्रकार के होते हैं। एक कठोर तथ्य होता है और दूसरा कोमल तथ्य होता है। कठोर तथ्य को हार्ड फैक्ट कहते हैं और कोमल तथ्य को सॉफ्ट फैक्ट कहते हैं। कठोर तथ्य को हार्ड फैक्ट और कोमल तथ्य को सॉफ्ट फैक्ट कहते हैं। और इसको समझना हो तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कठोर तथ्य जो होते हैं वे नॉन वेरिएबल होते हैं। कठोर तथ्य नॉन वेरिएबल होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं।
ये वेरिएबल नहीं होते हैं, जबकि सॉफ्ट फैक्ट जो हैं वे वेरिएबल होते हैं। ये नॉन कांस्टेंट होते हैं। एक बात और समझनी है कि कठोर तथ्य को वस्तु भाग भी कहते और कोमल तथ्य को व्याख्या भाग भी कहते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। तथ्य जो है और जिसको फैक्ट कहते हैं, और इसके लिए दूसरा शब्द जो है बताया मैंने, वस्तु भी है या फिर ऑब्जेक्ट भी। यह तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो कठोर तथ्य, हार्ड फैक्ट, और दूसरा जो होता है वह कोमल तथ्य या सॉफ्ट फैक्ट। और जैसा कि बताया, यह जो है कांस्टेंट हुआ करता है, या दूसरे शब्द में नॉन वेरिएबल हुआ करता है। और इसको फिर ऐसे समझना है कि कोमल तथ्य जो होते हैं, सॉफ्ट फैक्ट जो होते हैं, वे वेरिएबल होते हैं और नॉन कांस्टेंट होते हैं। ये कांस्टेंट नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। जैसे कि, और इसको मैंने बताया है कि इसको वस्तु भाग भी कहते हैं, वस्तु भाग भी कहते हैं, यह ध्यान में रखना है। और इसको व्याख्या भाग भी कहते हैं। आप इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। तो यह कठोर तथ्य है, हार्ड फैक्ट है, यह कांस्टेंट है, यह नॉन वेरिएबल है, यह वस्तु भाग है। क्योंकि कोई यह नहीं कह सकता है कि 1843 में सैन्य विद्रोह हुआ था या 1873 में सैन्य विद्रोह हुआ था। जब भी कहेंगे कोई भी इतिहासकार तो यही कहेंगे कि 1857 ईस्वी में सैन्य विद्रोह हुआ था। अब इसकी व्याख्या भाग में इतिहासकार जो हैं अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार जिस रूप में वे इस वस्तु को देख पाते हैं उस रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। तो कोई इसको बलवा कहते हैं, कोई इसको गदर कहते हैं, कोई इसको सिपाही विद्रोह कहते हैं और कोई इसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। ये सभी क्यों कहते हैं इस तरह से? क्योंकि व्याख्या भाग है और यह वेरिएबल होता है, नॉन कांस्टेंट होता है, यह कांस्टेंट नहीं होता है। 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था वह तो कठोर तथ्य है और उसकी व्याख्या का जो भाग है कि कोई बलवा कहता है, कोई गदर कहता है, कोई सिपाही विद्रोह या सैन्य विद्रोह कहता है और कोई कहता है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था।
तो आप देखते हैं कि इस भाग में इतिहासकारों के मत जो हैं वे भिन्न भिन्न हो गए हैं। तो वह इसीलिए हो गए हैं कि यह वेरिएबल भाग है। इसमें इतिहासकार का दृष्टिकोण काम करने लग जाता है। मैंने बताया है कि दृष्टिकोण का भी महत्व है, और इतिहास बिना दृष्टिकोण के नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा तथ्य है कि इतिहास दृष्टिकोण के बिना नहीं लिखा जा सकता है। और जैसा कि आपको लग रहा होगा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ पुस्तकों में हैं, नहीं हैं, क्या बता रहे हैं, हाँ, तो ये सब बातें महसूस हो सकती हैं, अनुभूत हो सकती हैं, लेकिन जो बता रहा हूँ वह महत्वपूर्ण बता रहा हूँ और आवश्यक बता रहा हूँ। वह इसलिए ही बता रहा हूँ कि यह विषय मेरे पुस्तक लिखने के लिए था, लेकिन समयाभाव के कारण मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूँ, और अपने विद्यार्थियों के लाभ के लिए यह विषय यहीं YouTube पर आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यह ध्यान में रखना है कि कुछ विद्वान होते हैं जिनके बारे में हमने सुना है, आपने भी सुना होगा कि उन्होंने जो हैं 375 किताबें लिखी हैं, 968 आर्टिकल लिखे हैं। तो उर्दू जिस तरह से दाएं से बाएं लिखी जाती, उर्दू में जो हरूफ होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, जो जुमले होते हैं, वे दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। यह फैक्ट है, यह तथ्य है। किंतु उर्दू में जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वे हिंदी की तरह बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। इसीलिए यदि कोई कहे कि उर्दू जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो यह अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि जो बताया कि जो हरूफ हैं, अक्षर हैं, जो अल्फाज हैं, शब्द हैं, जो जुमले हैं, वाक्य हैं, वे तो दाएं से बाएं लिखे जाते हैं, परंतु जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, वे बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। तो मैंने बताया कि कोई विद्वान जो है 368 किताबें लिखता है, 975 आर्टिकल लिखता है, तो दाएं से बाएं की ओर समझेंगे कि उनका क्लास वर्क जो है नील/0 है। क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से पढ़ाएगा वो ईमानदारी से पढ़ेगा, और जब ईमानदारी से पढ़ेगा और ईमानदारी से पढ़ाएगा तो उसको अपना व्यक्तिगत लेखन के लिए इतना समय नहीं बच पाएगा, नहीं रह पाएगा। ये कठोर सत्य मैं बता रहा हूँ, और मेरी बातों से आपकी सहमति हो नहीं हो यह अलग बात है, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को वो क्या कहते हैं, जायंट और बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, इस तरह से लोग जो गुण गाने लगते हैं। यहाँ तो गुण गायकों की कोई कमी नहीं है ना। तो लेकिन सुबोध मंडल इस तरह से नहीं समझता है। सुबोध मंडल ज़रूरत पड़ने पर दाएं से बाएं भी समझता है कि ऐसे लोग सभी किताबें, बहुत सारी किताबें जुटा करके और वो संग्रह करके पोथी लिखने में लगे रहते हैं, छपवाने में लगे रहते हैं, प्रकाशित करने में लगे रहते हैं, अपना आर्टिकल नेशनल इंटरनेशनल ये सब कराने में लगे रहते हैं। और उनका क्लास वर्क जो है वह बताया0/नील हुआ करता है। तो यह समझने की आवश्यकता है। तो
यह मैंने बताया है। धीरे धीरे मैं इस विषय को और आगे जो है गहराई की ओर ले चलूँगा और फिर आपको इस विषय को अच्छी तरह से समझने में कठिनाई नहीं होगी और आप इस विषय को इतनी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यह विषय जो है किताबों से ऊपर उठ कर के है और किताबों की भी बातें यथास्थल आएंगी। तो यह मैंने बताया। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन यह विषय है और इसका स्वरूप क्या है। तो इसका स्वरूप जो है यथार्थ है, बिल्कुल इसका स्वरूप जो है यथार्थ पर आधारित है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन यथार्थवादी होता है, यथार्थ का समर्थन करने वाला होता है। आदर्शवादी हरगिज नहीं होता है। इसका स्वरूप जो है, इस विषय का स्वरूप जो है आदर्श मूलक या आदर्श परक नहीं होता है। यह ध्यान में रखना है। और तीसरी बात यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन की शैली कैसी होती। तो शैली जो है वैज्ञानिक होती है, इसकी विश्लेषणात्मक शैली होती है। शैली विधि को यहाँ कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन की विधि क्या होती है, कैसी होती है। तो इसकी विधि वैज्ञानिक होती है या विश्लेषणात्मक होती है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन में दर्शन जो है एक कसौटी है, एक निकष है और इस पर हम जैसा कि बताते चल रहे हैं इतिहास को भी परखना होता है, साहित्य को भी परखना होता है और हिंदी भाषा को भी परखना होता है। अब मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि कोई लिखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास या कोई लिखते हैं हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 2 भागों में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। तो वैज्ञानिक शब्द जैसा कि मैंने बताया है पिछले वर्ग में, यह है कि उसमें जो साहित्य रचा गया है वह साहित्य जो है वैज्ञानिक इस अर्थ में है कि उसमें कार्य कारण की व्याख्या संगतिपूर्ण हुई है। कार्य कारण और कार्य की व्याख्या जहाँ की जाती है और संगतिपूर्ण की जाती है वहीं वैज्ञानिकता होती है। नाम तो वैज्ञानिक रख दिया गया है परंतु कारण कार्य का संगतिपूर्ण निर्वाह उस पुस्तक में कहाँ तक हो पाया है यह एक अलग विषय है और यह विषय जो है आलोचना से संबंधित है। उसी तरह से डॉक्टर कुसुम राय ने हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है वह 3 भागों में लिखा है। परंतु वस्तुनिष्ठ जैसा कि मैंने बताया कि वह फैक्चुअल है। उनकी पुस्तक के नाम के अनुसार वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसमें वस्तु के प्रति, फैक्ट के प्रति निष्ठा है, आस्था है, विश्वास है, समर्पण है कि उसमें उन्होंने वस्तु को ही रखा है, तथ्य को ही रखा है, सार को ही रखा है, असार को नहीं रखा है, असत्य तथ्य को नहीं रखा है। तो यह है। और देखना यह होता है कि मैंने बताया कि पुस्तक का नाम
तो रख दिया गया है, परंतु उसमें वस्तुनिष्ठता का निर्वाह कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है, यह एक अलग विषय है और यह विषय जो है आलोचना से संबंधित है। आज हमने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन विषय के अंतर्गत दर्शन की भूमिका को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है, तथ्य को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है, यह भी जानने की चेष्टा की है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसका स्वरूप जो है यथार्थ है, इसका स्वरूप आदर्श नहीं है और इसकी विधि जो है वह वैज्ञानिक है और विश्लेषणात्मक है। बहुत बहुत धन्यवाद।